अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बात अब तमाम खबरों की होगी और खबर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के वजीर हसनगंज रोड पर एक रिहायशी इमारत गिरने से हड़कंप मच गया है। इस हादसे में 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 40 से 50 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और इसी के साथ ही मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और भूकंप के कारण बिल्डिंग गिरने का अनुमान यह लगाया जा रहा है। यह हादसा लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र के वजीर हसन रोड पर हुआ। तस्वीरें आपके सामने है। इमारत पुरानी बताई जा रही है, साथ ही कई अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए। मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस हादसे पर सुनते ही मौके पर वो भी पहुंचे हैं और इस हादसे को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि इमारत अचानक से गिर गई, राहत और बचाव कार्य चल रहा है। घटनास्थल पर ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस को बुलाया गया और अभी भी मौके पर 20 से अधिक एम्बुलेंस मौजूद है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दर्दनाक हादसा यह हुआ है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल अभी एक्चुअल वजह साफ नहीं हो पाई है कि किस तरीके से इमारत गिरी है, क्योंकि खबर यह भी है कि अंदर इसके बेसमेंट में खुदाई का काम भी चल रहा था और कुछ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भूकंप के झटकों से दरारें पहले ही आ चुकी थी, जिस वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एम्बुलेंस वहां पर रखी गई है कि जो भी वहां से लोग निकल रहे हैं उनको तुरंत अस्पताल में पहुंचाया जा सके। उनकी जिंदगी को बचाना पहली प्राथमिकता है। ट्रामा सेंटर भेजा है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने लोगों को बचाने की है। अनुमान लगाना मुश्किल है कितने लोग फंसे हैं और कई परिवार इसमें रह रहे थे। हुआ ये कि ये लोग नीचे बेसमेंट को निर्माण कर रहे थे और ड्रिलिंग हुई और ड्रिलिंग के बाद जैसे काम बंद हुआ तो शाम को ये लगभग 7 बजे ये बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है और अचानक हम लोगों को पता चला तो मौके पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस और हमारी मेडिकल टीम पूरी लगी हुई है और हर स्थिति में हम लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रयास चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, नगर निगम, सभी लोग, सभी टीमें, सभी उच्च अधिकारी वहाँ पे उपस्थित हैं, अपना काम कर रहे हैं। सबसे मेरा निवेदन है जनता से, मीडिया से, कि जो प्रशासन के लोग हैं उन्हें अपना काम करने दिया। अब इसकी पूरी जांच हो, जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हों उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लापरवाही के कारण से बिल्डिंग गिरी है। मलबा जो गिरा हुआ है उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग कई मंजिला थी। जो गिरे हैं लोग तो बिल्डिंग के अंदर दबे हुए हैं। कुछ लोग नीचे थे, कुछ लोग ऊपर थे। अभी मलबा निकलने के बाद मालूम पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकर किदवई इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। तौकर, दर्दनाक हादसा यह हुआ है, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट जानकारी क्या है? कितने लोग अभी भी दबे हुए हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है और कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है? देखिए, हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं ये उस बिल्डिंग की सटी हुई बिल्डिंग है और आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे छत से कि उस बिल्डिंग के हालात क्या थे। अब आप देख सकते हैं कि जो ये सामने मलबा आपको नजर आ रहा है, ये वही बिल्डिंग है जो कुछ घंटे पहले एक इमारत थी, 5 मंजिला इमारत थी। और सामने आप तस्वीरों में देखेंगे कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं। जहां से कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पर कोई हो सकता है किसी की गुंजाइश होने की, वहां पर रेस्क्यू चल रहा है। अभी 2 लोगों को यहाँ पर सकुशल निकाला भी गया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 5 मंजिला इमारत में करीब 12 ऐसी फैमिलीज थी, या यूं कह सकते हैं कि 12 फ्लैट थे जिसमें ये सभी लोग रहते थे। 50 से ज्यादा लोगों की तादाद बताई जा रही है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो रेस्क्यू चल रहा है उसमें अब तक 9 लोगों को निकाला गया है और डीएम लखनऊ है, उनका दावा है कि जो 9 लोगों को एडमिट कराया गया वो सभी सकुशल है, उनका इलाज चल रहा है, वो अस्पताल में एडमिट है। यानी कि अभी तक कैजुअलिटी की किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं है। लेकिन जो 50 से 60 लोग बताए जा रहे हैं वो इसी मलबे में दबे हैं और कोशिशें लगातार जारी हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी एक जो स्लेब्स हैं, जो उसके मलबा है उसको हटाना बहुत बड़ी दुश्वारी है। यहाँ पर उनके लिए बहुत परेशानी का सबब है, क्योंकि बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें आई हैं और उसके बावजूद इस तरह की जो उसका मलबा है उसको हटाना सबसे बड़ा टास्क है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये काफी 4 घंटे से करीब चल भी रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो टीमें आई हैं उनको इस मलबे को हटाने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि कितने लोग इस जगह पर मौजूद थे और जब तक उनकी गिनती पूरी नहीं हो जाती। फिलहाल जो परिजन है वो यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, वो लगातार अपने जो लोग अंदर रहते थे उनकी गिनती बता रहे हैं और उसी के आधार पर रेस्क्यू भी चल रहा है कि किस जगहों पे कहाँ पे लोग हो सकते हैं। फिलहाल 9 लोगों को निकाला गया है अब तक और अभी 2 लोगों को हमारे सामने ही यहाँ से निकाला गया, वो सकुशल निकाले गए हैं, उनको अस्पताल भेजा गया फिलहाल।
बिल्कुल तौकीर, लेकिन एक्चुअल वजह साफ हो पाई है क्योंकि अंदर खाने तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि बेसमेंट में काम चल रहा था, कोई बोल रहा है कि भूकंप के झटकों से यह जर्जर हो चुकी थी, दरारें आ चुकी थी, लेकिन अब एक्चुअल वजह साफ हो पाई है कि किस वजह से यह हादसा हुआ और आगे किस तरीके की कार्रवाई उसमें की जाएगी, क्योंकि बिल्डर्स का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। आप देखिए 10-12 साल पहले ही बनी हुई बिल्डिंग है और हम आपको बताएंगे कि ये 12 साल पहले की बिल्डिंग के ऐसे हालात नहीं हो सकते कि वो 5.0 रेक्टर स्केल पे भूकंप के झटके ना झेल पाए, क्योंकि आसपास आप और भी इमारतें देख रहे होंगे वो लगातार वो बिल्डिंगें खड़ी हैं, उनपे किसी भी तरह का कोई दरार भी देखने को नहीं मिली, लेकिन ये बिल्डिंग धड़धड़ा कर गिर पड़ी है और जमींदोज हो गई। तो ऐसे में सवाल जरूर खड़ा होता है कि किस तरह का मटीरियल इस्तेमाल किया गया था इस बिल्डिंग को बनाने में। और सबसे बड़ी बात है ये वही बिल्डर्स हैं, याजदान बिल्डर्स, जिसके बारे में पुराने भी किस्से आपने सुने होंगे, जिस बिल्डिंग को अभी कुछ दिन पहले ही यहां से कुछ दूर पर ही एक बिल्डिंग को धराशायी किया गया था, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है उसकी तरफ से उसको डिमोलिश किया गया था और कहा गया था कि ये नजूल की भूमि पर बनी है। वही बिल्डर्स का नाम बताया जा रहा है, इसमें भी सामने है कि उन्होंने लोगों ने ही इसका भी निर्माण कराया था और आज ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई है। तो हादसा बड़ा है लखनऊ के लिए और सबसे बड़ी बात है जिला प्रशासन हो या उसके ऊपर के अधिकारी हो, वो कंटिन्यू यहाँ पर बने हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है और लोगों को निकालने की कवायद चल रही है। ठीक है तौकीर किदवई, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वही इस हादसे पर सीएम मुख्यालय ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में एक पुरानी बिल्डिंग के गिरने की दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर जाकर राहत कार्य का संचालित करने के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो यह ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर भेजा है, राहत कार्य संचालित करने के इंस्ट्रक्शन ये दिए गए हैं। तो यह ट्वीट इस हादसे के बाद यह किया गया है। और वहीं लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सपा मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसे बयान अक्सर देती रहती है और घाट घाट का पानी पीने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू जनभावनाओं को आहत किया है। और वहीं लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गांधी प्रतिमा पर पहुंचे हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि वो गॉडसे के भक्त हैं और एक लंबे अरसे से हिंदू राष्ट्र की वो मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कहना है कि शास्त्री भी हिंदूवादी हैं और क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म अपनाने वालों की घर वापसी वो करा रहे हैं। अगर हम बात करें माहौल की, तो पिछले सालों में 5-7 सालों में जो माहौल बदला है, जो सुरक्षा की बात आई है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उद्योगों के लिए, वो अभूतपूर्व है। इतनी बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था आज से पहले कभी सोची भी नहीं। दूसरी जो ज़रूरत होती है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये भी आपको हद से बताया जाए कि 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी जो इंडस्ट्रीज है वाले हैं उनके लिए है। सुरक्षा भी है, बिजली भी है, उसके बाद सड़क, परिवहन, इन सब का बहुत बेहतरीन सामंजस्य वर्तमान सरकार ने स्थापित किया है। देखिए, एक तो हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। जहाँ एक और देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। बागेश्वर धाम के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आज हिंदूवादी संगठन यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? फिलहाल रामभद्राचार्य जी के परम शिष्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके समर्थन में, बागेश्वर महाराज जी के समर्थन में हम सब यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग का जो कहना है कि जिस प्रकार से इस देश को सेकुलर देश बना दिया गया, बंटवारे के वक्त एक देश जब इस्लामिक राष्ट्र बना तो इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो बागेश्वर वाले बाबा जी जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो अखिल भारत महासभा के अध्यक्ष सावरकर जी ने ये बात को आजादी के पहले कहा था। तो सावरकर जी की बातों का समर्थन उन्होंने किया है, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। जिस प्रकार से
औरंगजेब और मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का धर्मांतरण जबरन कराया, ईसाई मिशनों ने बीमारी का और उनकी नौकरी शिक्षा के नाम पे बरगला करके गरीब हमारे हिंदुस्तानियों को उनका धर्मांतरण कराया, उसको घर वापसी की जो वो बात कर रहे हैं उसके साथ हिंदू महासभा खड़ी है। तो ऐसे मुद्दे जो हिंदू महासभा के हमारे मुद्दों में है उस समानता के आधार पे हम उनके साथ खड़े हुए। और वही सपा नेता और यूपी विधानसभा परिषद के सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान से हाहाकार मचा हुआ है। स्वामी प्रसाद ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए दलित विरोधी इसको बताया और समाजवादी पार्टी इसे स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। अब उनका बुद्धि एक तरह से एकदम खत्म हो चुका है। दल बदलू व्यक्ति भाजपा में समाचरित की तरह आया था और यहाँ फायदा लेने के बाद भागा, सोचा कि अब सपा का आ रहा है सरकार, वहाँ भागा। अब सपा में जाने के बाद प्रभु राम पर जो टिप्पणी किया, सोचिए कि प्रभु राम कैसे व्यक्ति थे कि उस समय ही उन्होंने लोकतंत्र कायम किया था। एक धोबी के कहने पर जगत जननी आदि शक्ति माता सीता को कहाँ भेजे थे? वाल्मीकि आश्रम, जिसको हेक दृष्टि से लोग आज देखते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने धरतीवासियों को संदेश दिए थे कि राजघराने के भी जाकर वहां वास कर सकती हैं। और वही सपा नेता और यूपी विधानसभा परिषद के सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान से हाहाकार मचा है। हिंदुवादी संगठन स्वामी के खिलाफ जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी गत दिनों कल परसों में सपा नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो भी पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है और हमारे पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और वही सपा नेता और यूपी विधान परिषद के सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से रामचरितमानस पर दी गई विवादित टिप्पणी से देश में कोहराम मचा है। हिंदुवादी संगठन स्वामी का जगह जगह पुतला भी फूंक रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे सनातन संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उसका अपमान किए, हम उनका विरोध करते हैं। और प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, यदि वो यहाँ आते हैं तो उनको काला झंडा दिखा के काला मुंह करके पूरे प्रतापगढ़ में घुमाऊंगा उनका, क्योंकि और वही गणतंत्र दिवस को लेकर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के आसपास सुरक्षा का व्यापक खाका यह तैयार किया गया। आपको बता दें कि विधानसभा और आसपास के क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, साथ ही पूरे इलाके में पुलिस बल और पीएससी के जवान भी तैनात रहेंगे। लखनऊ में गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही है और झांकी की परेड की रिहर्सल चल रहा है। आप देख सकते हैं तमाम रणबांकुरे, जो चाहे पीएससी के जवान की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें या फिर स्कूली बच्चे या फिर जो पीएससी के जो ब्रास बैंड होते हैं, वो लगातार अपना जो रिहर्सल कर रहे हैं। क्योंकि 26 तारीख को जब विधानसभा पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जब बैठेंगी तो ये सब जवान सलामी देंगे और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की जो पर्व है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। उस झांकी का जो रिहर्सल है वो लगातार चल रहा है। हालांकि आज आखिरी दिन है, आज के बाद फिर 26 जनवरी को जो परेड जो की जाएगी वो परेड यहाँ विधानसभा से निकलेगी और ये सब जो बीएससी के जवान हैं, चाहे पुलिस के जवान हैं या फिर जो आर्मी के जवान हैं या तमाम जो स्कूली बच्चे हैं, वो अपनी प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। और वह रेलवे भर्ती सेल की लिखित परीक्षा में पास होने के बाद लाखों युवकों को फिजिकल टेस्ट के लिए परेशान होना पड़ रहा है। हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ के हजारों लोगों को लखनऊ भेज दिया गया, जो कि मजबूरन पूरी रात फुटपाथ पर ही वो गुजार रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि फरवरी 2019 में 1.05 लाख पदों के लिए करीब करोड़ों युवकों ने आवेदन भी किए थे। नार्दर्न रेलवे में जो है 1,03,000 जगहों के लिए भर्तियां शुरू की गई हैं, जिसमें क्या है कि पूरे देश भर के लोग चारों तरफ लगे हुए हैं। अब नार्दर्न जोन की जो है, जो चंडीगढ़ अंबाला के लोग हैं, उनका सेंटर लखनऊ में डाल दिया। इसको लेकर के सैकड़ों लड़के रात भर यहाँ सड़क के किनारे में रात गुजारते हैं और उनका अपना समय गुजारना मुश्किल हो रहा है। बड़ी मुश्किल से उनका जब नंबर आया तब उस पर भी परेशान है। अब मैं उन्हीं से पूछता हूँ उनकी क्या दिक्कतें हैं और क्या आगे होगा। कहाँ से आए आप बताइए? हम रोहतक से आए हैं। हमारी समस्या है कि हमारा जो सेंटर था वो अम्बाड़ा डिवीजन में देना चाहिए था, पर हमें यहाँ लखनऊ डाल दिया है।
जिसके लिए हम पहले दिल्ली गए, दिल्ली से हमने रात को ट्रेन पकड़ी, पूरी रात सफर करके और तब यहाँ हम आए हैं। यहाँ ना रुकने की व्यवस्था, ना ठहरने की व्यवस्था, यहाँ सड़कों पे ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं जैसे भेड़ बकरियों को छोड़ दिया जाता है। हमारे लिए अगर हमारा सेंटर दूर डाला जाता तो हमारे लिए रुकने की व्यवस्था भी की जाए, परंतु इन्होंने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारी प्रशासन से ये शिकायत है कि जिस डिवीजन का कोई स्टूडेंट है तो उसका जो सेंटर है वो उसी डिवीजन में डाला जाए। और वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के क्रम में मंगलवार को बरेली के आईएमए सभागार में बरेली इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इन्वेस्टर समिट के मुख्य अतिथि रहे प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद संतोष गंगवार, विधायक डॉक्टर अरुण कुमार और तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। अगर हम बात करें माहौल की, तो पिछले सालों में 5-7 सालों में जो माहौल बदला है, जो सुरक्षा की बात आई है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उद्योगों के लिए, वो अभूतपूर्व है। इतनी बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था आज से पहले कभी सोची भी नहीं। दूसरी जो ज़रूरत होती है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। और वहीं प्रदेश में आज दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग के अनुसार रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता की बात की जाए तो 5.4 यह मापी गई है। भूकंप आज दोपहर 2:28 पर आया, जो कि कुछ सेकंड तक ये रहा है और इसके चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकले। गनीमत ये रही कि लोग डरे हुए थे और जैसे भूकंप के झटके महसूस हुए लोग तुरंत घरों से बाहर निकल गए और भूकंप से जानमाल के फिलहाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बागेश्वर में आयोजित 10 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों के साथ यह समाप्त हो गया है। कौतिक के अंतिम दिन जौलजीबी, धारचूला, मुंसियारी के साथ ही नेपाल के कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया है। उत्तरायणी कौतिक में देश प्रदेश के स्टार कलाकारों ने अपनी कला और अभिनय को दिखाया। एक बहुत ही अच्छा, बहुत सफल मेला रहा है। जैसा कि आप देखते हैं 10 दिन का ये मेला निर्विवाद चलता रहा है और यहाँ पर नए नए जो प्रयोग किए गए, नए जो हमने मेले को नया रंग देने की कोशिश करी है, वो हम उसमें सफल हुए हैं। चाहे वो हेली सर्विस हो, चाहे दंगल हो, लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। मेला 2023 का आज 10वां दिन है और हमने यहाँ पर इस बार मेला जो है पूरे 10 दिन का किया था। तो मैं इस मेले को सफल बनाने के लिए अपने सभी मेला समिति के सदस्यों का, अपने मेला संरक्षक जिलाधिकारी का। और वह राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष का चुनाव 14 फरवरी को दिल्ली में होगा और इसकी तैयारियां प्रदेश भर में शुरू कर दी गई हैं। यह जानकारी रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशेष राय ने यह दी है और राष्ट्रीय लोकदल नेता ने मांग की है कि गन्ना किसानों की मांगों को तत्काल सुना जाए। और वही रायबरेली में सपा विधायक का राहुल लोधी तलवार से केक काटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सपा विधायक दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बर्थडे पार्टी में तलवार से केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस समय सनातन धर्म के पोस्टर बॉय वो बने हुए हैं। यूपी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा है कि मैं बागेश्वर धाम महाराज का तन मन धन को 1000 वर्ष की आयु दे, क्योंकि भारत तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। बागेश्वर महाराज के मैं तन मन धन से समर्थक हूं उनका, क्योंकि 26 साल की आयु में भगवान ने उनको इतनी सद्बुद्धि और इतना ज्ञान दे दिया है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मैं कल सुनना था, उन्होंने कही जो भी मेरा शिष्य कह रहा है सही कह रहा है। तो इसलिए धर्म के अनुयायी हैं, धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं, मैं उनका पूरा पुरजोर समर्थक हूं और हर तरह से उनका समर्थन करता हूं। और वहीं मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के युवा जिला अध्यक्ष चौधरी अंकित गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खाईखेड़ी मिल के गन्ना तोल सेंटर पर यह चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें बागोवाली तोल सेंटर पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर घटतोली पकड़ी है। इसके बाद वहां पर जमकर हंगामा भी हुआ। और उत्तराखंड में 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहन अब 1 अप्रैल से सड़क पर नहीं चल पाएंगे। मोटर यान अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद अब सरकारी विभागों में 15 साल से पुराने राजकीय वाहनों का संचालन बंद करने के इंस्ट्रक्शन ये दिए गए हैं। जो भी सरकारी वाहन है, सरकारी उपक्रमों के वाहन जो हैं 15 साल पुराने हो चुके हैं, उन वाहनों की फिटनेस और उनका रजिस्ट्रेशन स्वतः ही 1 अप्रैल 2023 के बाद समाप्त हो जाएगा। और जिनका वैलिड है, मान लीजिए 15 साल के बाद उन्होंने अपना इसको रिन्यू करवा चुके हैं
और वो भी इस मियाद से चले जाएंगे तो वो भी स्वतः निरस्त हो जाएंगे। इसमें एक अनुमानित कितने सरकारी वाहन अपने यहाँ हैं सर इस तरह के? अनुमानित अगर हम निकालेंगे तो लगभग 800-900 वाहन शायद निकल के आएंगे। अभी हम लिस्ट पूरी देख रहे हैं उसमें, और डिटेल में फिर उनको नोटिस भी भेजेंगे डिपार्टमेंट्स को। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।